जी, हम पढ़े थे मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल। ठीक है, फ्यूल सेल के हमने स्ट्रक्चर को भी देख लिया था, उसकी वर्किंग को भी देख लिया था, उसमें कैसे हमारे पास हाइड्रोजन इन होती है, ऑक्सीजन इन होती है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास वाटर बनता है और डीसी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जनरेट होती है। ठीक है, उसमें फिर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी में हमने जो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा सिस्टम है फ्यूल सेल का, उसमें जो चेंज इन इंथैल्पी होती है वो हमने कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, अब आगे हमने फर्दर चलना है। ओके, फर्दर फिर हमारे पास एक है जी गिब्स फ्री एनर्जी। वो क्या होती है जी? हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये स्टेट करता है कि जब हम किसी सिस्टम के अंदर इनपुट देते हैं तो वो सारी की सारी जो होती है वो हमारे पास आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होती, उसका एक पार्ट जो होता है वो सिस्टम के लॉसेस में चला जाता है। ठीक है, जितने भी हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं उसका एक पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट पे चला जाता है, बाकी का जो पोर्शन होता है वो सिस्टम खुद यूज कर लेता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो सिस्टम की इंट्रोपी होती है। उसको क्या कहते हैं हम? सिस्टम की इंट्रोपी। इंट्रोपी को हम ऐसे शो करते हैं। अब ये कैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या स्टेट करता है, इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, ये हमारे पास हॉट रिजर्वायर है, ये हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? हमारा सिस्टम है। वो सिस्टम क्या कर रहा है जी? एक्सटर्नली वर्क कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी? हॉट रिजर्वायर। ठीक हो गया, इसको हम लेट से कह देते हैं इंजन है ये हमारा। एक्चुअली हमारा प्रोसेस होगा कोई भी। सही है, ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर आ गया। क्या होता है जी? हमारा हॉट रिजर्वायर लेट से हमारे केस, एक मिनट इसको देखें, 2 मिनट के लिए मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है, हमारे पास हॉट रिजर्वायर क्या है जी? हमारे गाड़ी का लेट से इंजन सपोज कर लें, वहां पे जहाँ पे हमारे पास फ्यूल बर्न हो रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है? जहाँ पे बर्निंग हो रही होती है वो हमारे पास हॉट रेजरवायर होता है। एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हॉट रेजरवायर से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फ्यूल के बर्न होने से, उसको हम इंजन तक पहुंचा रहे हैं। ठीक हो गया, इंजन क्या करता है? हमारे गाड़ी को चला देता है। ठीक है, उसके पहिए घुमा देता है, तो वो क्या करता है? सिस्टम ने वर्क कर दिया। क्या किया हमने? हॉट रेजरवायर से
एनर्जी को मूव किया इंजन की तरफ, ठीक हो गया। तो इंजन ने क्या किया, वर्क कर दिया। अब जितनी यहां से हमारे पास क्यू, क्यू का मतलब हीट आई है हमारे पास, जितनी क्यू ऐड हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो जाती, बल्कि उसका एक पोर्शन होता है, वो क्या होता है, वो साइलेंसर के थ्रू हमारे कोल्ड रेजरवायर, कोल्ड रेजरवायर कौन सा होता है, हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वहां पे वो निकल जाता है, ठीक है, वो वेस्ट हो जाती है एनर्जी। यानी कि कोई भी हमारे पास ऐसा एफिशिएंट सिस्टम अवेलेबल नहीं होता जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी एनर्जी अवेलेबल हो हम उस सारी की सारी एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर दें। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक हो गया। क्या पॉसिबल है कि हम जितना भी हॉट रेजरवायर से एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करेंगे, उस जितनी भी एनर्जी यहाँ से हम फ्लो करवाएंगे उसका एक पोर्शन जो है वो वर्क डन में यूज हो जाएगा। ठीक है, एक पोर्शन जो है वो वर्क डन में यूज हो जाएगा, बाकी की जो एनर्जी होगी वो हमारी कोल्ड रेजरवायर में वेस्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो ये जो हमारे पास एनर्जी वेस्ट हो जाती है इसको हम कहते हैं कि ये सिस्टम की इंट्रोपी होती है, ये सिस्टम खुद भी कुछ एनर्जी यूज कर लेता होता है। सही हो गया। ओके, उसके बाद फिर हमने ये देखें वही लिखा हुआ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसी को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट वर्क डन फ्रॉम एनी सिस्टम विदाउट लूजिंग एनर्जी टू द कोल्ड रेजरवायर। यानी कि हमारे पास जितनी भी एनर्जी अवेलेबल होगी वो सारे को सारे को हम वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका थोड़ा सा पोर्शन जो होगा वो जाया हो जाएगा। सही है। आपने इंजन के अंदर जितनी एनर्जी डाली है उसका एक पोर्शन जो है वो जाया हो जाएगा, बाकी का जो पोर्शन होगा वो यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको गाड़ी की दी है कि गाड़ी के इंजन वो हम जहाँ पे फ्यूल बर्न होता है वहां पे जितनी हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो जाके इंजन को चलाती हैं, इंजन आपकी गाड़ी को घुमाता है। ठीक हो गया। और बाकी की जो एनर्जी होती है वो सलेंसर के थ्रू हमारी वेस्ट हो जाती है। सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको हमने इनकॉर्पोरेट करना है फ्यूल सेल की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसको शामिल करेंगे बीच में। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? क्यू प्लस ये एनर्जी जो है वो किस किस के बराबर है, इसके और इसके। ठीक है, यही आ रही है ना, इसका एक पोर्शन इधर को निकल गया, एक पोर्शन इधर को निकल गया। अगर हम इन दोनों को जमा कर दें तो वो इसके बराबर होगा, क्यू प्लस इज इक्वल टू क्यू माइनस प्लस डब्ल्यू। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सही है। हमने अब गिब्स की जो फ्री एनर्जी है उसका ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी चेंज इन एंथैल्पी माइनस एंट्रोपी। ठीक है, ये डेल्टा एस जो होती है वो एंट्रोपी होती है, उसके साथ हम उस वक्त का टेम्परेचर जो होता है उसको भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। तो डेल्टा एच की वैल्यू तो आपने पहले कैलकुलेट की है, वो हमारे पास आई थी 286 माइनस टेम्परेचर जो नॉर्मल हम लेते होते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसको कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन एसटीसी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री। ठीक है, लेकिन जो थर्मोडायनामिक्स होती है उसमें हम डिग्री सेंटीग्रेड नहीं यूज करते, उसमें हम केल्विन यूज करते होते हैं। तो केल्विन में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें क्या किया, 273 ऐड किया तो हमारे पास 298 बन गया। ठीक हो गया। और डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो अब हम कहाँ से लें, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है। ठीक हो गया। पीछे डेल्टा एस तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना पीछे, उसी तरह से हम डेल्टा एस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या हमारे पास इसमें प्रॉब्लम है? ठीक हो गया। तो डेल्टा एस कैलकुलेट करते हैं पहले, फिर डेल्टा एस कैलकुलेट करके फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे। नीचे देखते हैं कि नीचे हमने कहाँ पे डेल्टा एस को कैलकुलेट किया हुआ है।
ये है जी डेल्टा एस हमारे पास क्या होता है, इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच क्या था, इंट्रोपी, सॉरी इंथैल्पी थी वो। एस क्या है हमारे पास, इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन का भी एग्जैक्टली वही फॉर्मूला जो हमने पीछे इंथैल्पी का लिखा था। तो उस फॉर्मूले में जहां जहां पे एच लिखा था वहां वहां पे आपने एस लिख देना है। ठीक हो गया। तो ये देखें एस क्या होता है हमारे पास, इंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस इंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन माइनस इंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये सारी हमने उसी इक्वेशन के पैटर्न के ऊपर ये इक्वेशन लिख ली, जिससे हमें क्या आ जाएगा, डेल्टा एस आ जाएगा। इस डेल्टा एस को फिर हम ऊपर यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक हो गया। तो टेबल से देखते हैं जी एस की वैल्यूज हमारे पास क्या है। ये टेबल है जी, इसमें हमारे पास एस की वैल्यूज ये है, हाइड्रोजन की ये है, ऑक्सीजन की ये है, वाटर की ये है। ये तीन वैल्यूज हम वहां पे पुट करते हैं। देख लें एग्जैक्टली वही वैल्यूज हैं, यहाँ पे पुट कर दी। जब इस सारे को सॉल्व किया तो डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास आई -0.163। क्या आई डेल्टा एस की वैल्यू, -0.6163। वो यहाँ पे पुट कर दी 0.163, 0.163। यहाँ पे पॉइंट है, वो स्कैनिंग की वजह से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, 0.163 है ये। जब इस सारे को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई, 237 किलो जूल पर मोल। ये गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास थी। ठीक हो गया। अब हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी आ गई, एक डेल्टा जी की वैल्यू आ रही और एक हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू आ गई, जो हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट की थी। ये वाली, ये डेल्टा एच आ गया और ये हमारे पास डेल्टा जी आ गया। सही हो गया, डेल्टा जी आ गया और हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एच आ गया। अब आपको पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, आउटपुट टू इनपुट रेशियो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट। इस केस में देखिए हमारे पास आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है। ये हमारे पास आउटपुट है। आउटपुट वही होता है ना जो हमारा रिक्वायर होता है। तो हमारा रिक्वायर क्या था, हमारी गाड़ी चले, वर्क डन हो। इनपुट क्या था, हम फ्यूल दे रहे थे। क्या दे रहे थे, फ्यूल दे रहे थे जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये हमारे पास इनपुट थी, ये हमारे पास आउटपुट थी। तो इसका मतलब कि हमारे पास, नीचे देखते हैं, ये देखें जी, आउटपुट ओवर इनपुट। तो इसका मतलब आउटपुट हमारे पास क्या है जी, डेल्टा जी। आउटपुट फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, जो एनर्जी हमें फ्रीली अवेलेबल हो। क्या ये आउटपुट थे, तो इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास जी है, ये इनपुट थी, ये हमारे पास एच है। अब देखें गिब्स फ्री एनर्जी, ये जो जी है, जो अभी हमने गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट की है, ये वाली अभी डेल्टा जी है ये जो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डेल्टा का सिंबल नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा लैपटॉप में। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा का सिंबल अवेलेबल नहीं है। तो जी हमारे पास क्या है जी, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी मतलब जो हमारे पास अवेलेबल होती है आउटपुट के ऊपर। ठीक हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल होती है। और एच क्या होती है, चेंज इन एंट्रोपी, जो सिस्टम के एंट्रोपी में चेंज आ रहा होता है। ठीक है, जो सिस्टम को हम एनर्जी इनपुट करते हैं उसकी वजह से, तो उसको हमने कह दिया ये एच है हमारे पास। तो अब ये दो वैल्यूज जो है जी और एच, आउटपुट ओवर इनपुट, ये देखेंगे डेल्टा जी क्या है जी, अवेलेबल आउटपुट एनर्जी, जो हमारे पास आउटपुट के ऊपर एनर्जी अवेलेबल होगी। डेल्टा एच क्या है जी, क्या है जी हमारे पास, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है, हाइड्रोजन की वजह से जो हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, ये जो मैंने अभी ऊपर डायग्राम में बनाई है
उसमें आप ये कंसिडर कर लें कि हमारे पास इनपुट जो है फ्यूल वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम बर्न कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो हाइड्रोजन के पास जितनी एनर्जी अवेलेबल होगी वो हमारे पास, ठीक है जी। हमने डेल्टा एच की जी की वैल्यू भी कैलकुलेट की हुई है, डेल्टा एच की वैल्यू भी कैलकुलेट की हुई है। डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास आई थी 237, डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास आई थी 286। दोनों को जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज में लाने के लिए। तो एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, 83%। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल होगा उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो 83% से ज्यादा नहीं हो सकती, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगी वो 83% होगी। मतलब कि हम जितनी इनपुट देंगे उसका 83% जो है वो आउटपुट के ऊपर हमें मिलेगा। बाकी का जो 17% है वो सिस्टम की इंट्रोपी में यूज हो जाएगा, उसको सिस्टम खुद यूज कर लेगा, उसको वो आउटपुट के ऊपर नहीं भेजेगा, ठीक है, वो हमारे लॉसेस कैलकुलेट कंसीडर होंगे, ठीक हो गया। तो कोई भी हमारे पास सिस्टम हो वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जितनी उसको इनपुट दे रहे हैं वो सारी की सारी हमारे पास आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसका एक पोर्शन ऐसा जरूर होगा जो कि हमारे पास लॉसेस में चला जाएगा। इसी ये आप इसकी बैटरी जो हमारे पास होती है उसको कंसिडर कर सकते हैं कि बैटरी हमारे पास जितनी हम बैटरी को इनपुट देते हैं, ठीक है, एम्पेयर और जितने बैटरी के होते हैं उसकी जो आउटपुट होती है वो कभी भी उतनी नहीं मिलती। बाकी जो कहाँ वो वेस्ट हो जाती है, वो जो बैटरी की अपनी इंट्रोपी होती है उसमें यूज हो जाती है, बैटरी अपने आप को जो मेंटेन करना होता है उसमें यूज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट होगी और प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल की। ओके जी, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि वाई वी प्रेफर फ्यूल सेल, फ्यूल सेल को हम क्यों प्रेफर करते हैं, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, इसमें खामियां क्या हैं। सबसे पहले तो आ गई एफिशिएंसी, ठीक हो गया। इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो कार्नट लिमिट जो होती है वो इसकी एफिशिएंसी को लिमिट नहीं करता, ठीक है। कार्नट इंजन आपने पढ़ा होगा कि जितने मैक्सिमम हमारे पास एफिशिएंसी होती है इंजन की वो कार्नट एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं हो सकती, कार्नट से हमेशा कम ही होगी, क्योंकि कार्नट इंजन जो होता है वो मैक्सिमम एफिशिएंट होता है। और इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम केमिकल एनर्जी को, हाइड्रोजन जो होती है उसके केमिकल होता है ना वो, तो हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इसलिए इसमें कार्नट वाला चक्कर नहीं आता। अभी हमने खुद भी कैलकुलेट किया है कि हमारे पास 83% एफिशिएंसी आ रही थी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की। जनरली अगर ओवरऑल सारी टाइप्स को लें तो मैक्सिमम इसकी एफिशिएंसी 40 टू 55% की जा सकती है, ठीक है। और अगर हम इसके साथ कोई रीहीट टरबाइन कर लें, ठीक है, जैसे हमारे पास को जनरेशन साइकिल होता है कि हमारे पास पहले हमने एक एनर्जी को यूज किया फिर उस एनर्जी को रीयूज किया, अगर ऐसा हम कोई सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे तो जो हमारे पास एफिशिएंसी है जनरली वो 70% तक चली जाती है, ठीक हो गया। पहला क्या फायदा हो गया कि इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है, जबकि हमारे पास जो सोलर सेल्स होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं, उनकी एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम 70 टू 20 तक होती है, ठीक है, 17 से 20% तक सिर्फ इतनी एफिशिएंसी होती है। इसी तरह विंड टरबाइन जो होती है उसकी भी हमारे पास कम होती है, हीट इंजन जो होते हैं उनकी भी एफिशिएंसी हमारे पास कम होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे पास फ्यूल सेल की होती है। सेकंड जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है, जो इसका फायदा है वो क्या है, जिसमें हमारे पास एमिशन जो होते हैं वो नहीं होते। जैसे कौन कौन से एमिशन होते हैं हमारे पास जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे कोल पावर प्लांट होता है उसमें हमारे पास क्या बन रहा होता है, नॉक्स बन रहे होते हैं, सॉक्स बन रहे होते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, ठीक है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड हो सकती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। हमारे केस में ये इनमें से कुछ भी जो है वो नहीं बन रहा होता है। हमने खुद ही देखा है कि हमारे पास क्या, हमारे पास बाय प्रोडक्ट होती है, वाटर होता है, वाटर आपको पता है कि क्लीन होता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा नहीं करता, सही है। और दूसरी हमारे पास प्रोडक्ट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट होती है।
फिर आ गया जी को जनरेशन कैपेबिलिटी। अभी जो मैंने बात की है कि अगर हमारे पास जो एक सिस्टम लगा हुआ है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हीट हमारे पास आउटपुट के ऊपर ज़ाया हो रही होती है उसको हम रीयूज कर लेते हैं, ठीक है। ये यानी कि उसका को जनरेशन साइकिल कर लेते हैं, कंबाइन हीट एंड पावर। कि जो हमारे पास, इसमें ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास हीट बन रही है जो आउटपुट के ऊपर ज़ाया हो रही है, जो ऊपर मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, ठीक है, उस हीट को हम क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करने के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। वो वाटर बॉयल हो जाता है पहले ही, फिर उस बॉइल्ड वाटर को हम किसी और सिस्टम में यूज कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, आपके सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाती है। फिर आ गया जी स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में क्या है हमारे पास कि आपने एक स्मॉल साइज का प्लांट लगाया है फ्यूल सेल का, आपको जरूरत पड़ी कि आप इसकी एफिशिएंसी, इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर दें, तो आप क्या करेंगे, उसके पैरेलल में या उसकी सीरीज में एक और जो उसी तरह का सिस्टम होगा उसको इंस्टॉल कर लेंगे। आप कभी भी उस सिस्टम को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और जैसे आप अपने पोर्टेबल कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे सकते हैं फ्रॉम द फ्यूल सेल, या अपनी गाड़ी के लिए, व्हीकल्स के लिए, या पावर प्लांट, इन सब में हमारे पास स्केलेबिलिटी का ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती तो आप उसके पैरेलल में एक और सिस्टम लगा के दोनों को कंबाइन करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसका क्या एडवांटेज है जी, फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हमने अभी जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन पढ़ा उसमें हमने हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया, आप इसमें किसी और फ्यूल को, मीथेन गैस जिसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं उसको यूज कर लें, मिथानोल को यूज कर लें, या हमारे पास कोई भी अदर हाइड्रोकार्बन जो है वो हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास है जी रिलायबिलिटी होती है, और मेंटेनेंस जो होती है वो बहुत कम होती है। हमारा सिस्टम जो होता है वो रिलायबल होता है। क्यों रिलायबल होता है, कि इसमें हमारे पास जैसे मशीन्स घूम रही होती हैं, जनरेटर आपके चल रहे होते हैं, उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसमें हमारे पास कोई ऐसा मूविंग पार्ट नहीं होता, जिससे वियर एंड टीयर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें फिर वो वियर एंड टीयर नहीं होता, तो आपको मेंटेनेंस कम करना पड़ती है, आपका सिस्टम जो होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है। वो जो वाइब्रेशन जनरेट हो रही होती हैं वो आपके पास मूवमेंट ना होने की वजह से नहीं हो रही होती, ठीक हो गया। फिर इसी बेस के ऊपर कि आपके पास कोई मूविंग पार्ट नहीं होता इसमें, तो आपका जो ऑपरेशन होता है वो क्वाइट होता है, ठीक है, उसमें शोर नहीं होता, ठीक है। फ्यूल सेल जब भी ऑपरेट करता है इसमें मूविंग पार्ट ना होने की वजह से कोई आपको शोर शोर नहीं सुनता, इसमें क्वाइट ऑपरेशन इसका परफॉर्म होता है, ठीक है। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है, आप इनको एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं करेक्टरिस्टिक्स को, आपके पास फाइल अवेलेबल है, वहाँ से इसको खोलें या यहाँ से देखें। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप होती हैं और उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को भी देखते हैं। इनको भी देखें। ओके जी, फ्यूल सेल की टाइप है ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन में दी गई है कि कौन कौन सी टाइप का हमारे पास फ्यूल सेल होता है, और ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हमारे पास वही है जो भी हमने स्टडी किया है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ठीक है। उसमें हमारे पास जो मोबाइल आयन होता है, जो आयन मूव कर रहा होता है, वो क्या होता है, वो हाइड्रोजन का आयन होता है, ठीक हो गया। और इसका जो टेम्परेचर होता है जिसपे वो ऑपरेट कर रहा होता है, या वो 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जाता है उसका टेम्परेचर। सारी बात है, जब एक
हीटेबल प्रोसेस हो रहा है, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल होता है, परफॉर्म हो रहा होता है, तो उसमें जाहिर बात होता है कि टेम्परेचर जो है वो भी आपका राइज होना होता है। तो वो कितना राइज होता है, 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि हमने तो वहाँ पे 25 डिग्री लिया था। ठीक है, जब हमने कैलकुलेशन की वहाँ पे हमने 25 डिग्री लिया था। वो 25 डिग्री हमने क्यों लिया था, 25 डिग्री हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर आप सोलर सेल के टेम्परेचर को और रेडियंस को जब स्टडी करते हैं तो उसमें जो टेम्परेचर लेयर होते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेयर होते हैं, और जो सोलर रेडियंस होती है वो हमारे पास 1 सन के इक्वल होता है, यानी कि 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर। ओके, और इसकी पावर डेंसिटी कितनी होती है, पावर डेंसिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर का एरिया हो तो उसमें से कितने किलोवाट, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, पावर डेंसिटी को डिफाइन करता हूँ। लेट्स से ये मेरे पास फ्यूल सेल है, ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ कितनी है, मैं कहता हूँ ये मेरे पास है जी 1 मीटर। ठीक हो गया, और ये वाली लेंथ क्या है, मैं कहता हूँ ये भी 1 मीटर है। ठीक हो गया, तो जब मैंने इसका एरिया कैलकुलेट किया तो 1 लंबाई ज़रब चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो गया, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर हो गया। चलो जी स्क्वायर प्रॉपर डाल लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया फ्यूल सेल है, अगर वो जितनी भी वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, क्या होगा, वो किलोवाट पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर में से जितने किलोवाट बन रहे हैं वो हम कहेंगे इसकी पावर डेंसिटी है। ठीक है, इस फ्यूल सेल की पावर डेंसिटी क्या होगी कि इस 1 स्क्वायर मीटर एरिया में से जितनी आपके पास पावर जनरेट होगी वो उसकी पावर डेंसिटी होगी। ठीक है, तो इसकी पावर डेंसिटी कितनी है कि वो 3.8 से 2.6 किलोवाट 1 स्क्वायर मीटर से जनरेट कर लेता है। अगर आपके पास ऐसा फ्यूल सेल हो जिसका एरिया जो है वो 1 स्क्वायर मीटर हो और वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हो, तो उसका मतलब उसकी पावर डेंसिटी क्या है, ये वाली है। ठीक हो गया, रिफॉर्मिंग क्या है जी, उसकी जो हमने मेंटेनेंस करनी होती है वो एक्सटर्नली होती है, इंटरनली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। और ये उसने क्या बताया जी, ये इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी उसकी कितनी होती है, 40 to 55। ठीक है, हमने जो ऊपर एफिशिएंसी उसकी कैलकुलेट की है वो कौन सी की है, वो थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से की है। ठीक है, हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी को इन्वॉल्व नहीं किया, हमने पूरे प्रोसेस को इन्वॉल्व किया है कि कैसे हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करता है। तो उस दौरान जितने भी चेंज इन एनर्जी आएगा हमने उसको कंसिडर करके उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया था। ठीक हो गया, फिर जी स्टार्टअप टाइम कितना लेता है, सेकंड से लेके मिनट्स के दरमियान दरमियान में ये ऑपरेशनल हो जाता है स्टार्टअप करने में, इसलिए इसको इतना टाइम नहीं लगता। ठीक हो गया, इसके बाद बाकी टाइप हमारे पास कौन सी हैं जी, अल्कलाइन फ्यूल सेल है AFC। ठीक है, इसमें जो हमारे पास मोबाइल आयन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन। ठीक हो गया, फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल, इसमें हमारे पास भी हाइड्रोजन होता है, फ्यूल सेल का जो मोबाइल आयन होता है जो मूव कर रहा होता है। फॉस्फोरिक एसिड में क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड जो होगा वो एज अ सोर्स यूज होगा, वो हम इनपुट पे मूव करवाएंगे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, नेक्स्ट मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल है, फिर सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, ये हमारे पास लेटेस्ट टाइप है फ्यूल सेल की, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें इसी तरह लिखी हुई हैं। ठीक हो गया, तो पावर डेंसिटी है वो आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो होती है वो परमानेंट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल की होती है। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर से मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो हमें, सॉरी मैक्सिमम पावर जो है वो हमें प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो वो दे रही होती है, और इसका टेम्परेचर भी बाकियों से बहुत कम होता है। ठीक हो गया, और
एफिशिएंसी आप देख सकते हैं मिडल में ही है, थोड़ी सी कम है बाकियों की निस्बत। और क्या है जी, स्टार्टअप टाइम इसका बाकियों की निस्बत बहुत कम है, ये सेकंड में भी स्टार्ट हो सकती है, मिनट भी ले सकती है, ठीक है। जबकि ये जो लास्ट 3 हैं ये घंटे भी ले लेती हैं स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। तो जब वो स्टार्ट होगी तो स्टार्ट होने में भी उसकी काफ़ी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ये आपका तकरीबन फ्यूल सेल का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। आपको इतना ही कंसीडर करना था यहाँ पे कि फ्यूल सेल जो है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, क्योंकि ये भी एक पावर जनरेशन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ से भी हमें डीसी सप्लाई, डीसी पावर मिल रही होती है। ओके जी, ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारे हमारे जो रिसोर्सेज थे रीन्यूएबल एनर्जी के, पहले हमने पढ़े थे कन्वेंशनल फ्यूल, सॉरी कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद फिर हम कन्वेंशनल से रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आए, उसमें भी हमने पावर जनरेशन सिस्टम्स को पढ़ा, इसमें भी हमने सोलर, विंड, फ्यूल सेल और दूसरे जितने भी और माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट्स, इनको हमने कंसिडर किया था, इनको हमने स्टडी किया डिटेल में कि इनसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये हमारे पास मेजर सोर्सेज यही होती हैं। इसके बाद फिर हम मूव करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी हमें यहाँ पे ज़रूरत होती है, ठीक है। वैसे तो आप टेक्नोलॉजी में 8th सेमेस्टर में जाके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमें ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है डीसी में तो उसको हमने यूजेबल कैसे बनाना है। अगर बैटरी को चार्ज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या हमने किसी और इक्विपमेंट को यूज ऑपरेट करवाना है हमारी डीसी सप्लाई के से, तो वहाँ पे हम अपने पावर जो है उसको कैसे कंडीशनिंग उसकी कर सकते हैं। अगर हाई वोल्टेज है तो उसको कम पे कैसे ला सकते हैं, कम है तो उसको हाई पे कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो भी कन्वर्टर होंगे या इन्वर्टर होंगे, वट एवर जो यूज़ होगा, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे।